जय संविधान। देखिए, मैं असल में एक अध्यापक हूं, तो मेरी आदत है टैलेंट हंट करने की। जहां भी मुझे किसी डिबेट के अंदर कोई टैलेंटेड युवा मिलता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसमें तेज होता है, जिसके अंदर लगता है कि कुछ दम है, मैं उससे कोशिश करता हूं कि उसको सुनूं, विस्तार से सुनूं और उसकी बात को समझने का प्रयास करूं। क्योंकि मैं उम्र के एक पड़ाव में हूं। युवाओं को और तेजस्वी युवाओं को, अच्छे युवाओं को देखकर मुझे खुशी होती है और ये लगता है कि हमारा देश का भविष्य जो है सुरक्षित हाथों में है। ऐसे ही मैं कई डिबेट्स में गया। मैंने एडवोकेट अक्षत सोनांश को सुना और डिबेट में हम साथ भी रहे और कई डिबेट में हम लोग पास बैठे भी। तो बड़े अच्छे युवा हैं, तेज तर्रार युवा हैं। इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, लॉ की, विदेश जाके अच्छे लेवल पे पढ़ाई की है, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की है, वास्तविक इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की है, सही डिग्री इनकी है। और वास्तविक डिग्री ये नहीं कि 10वीं पास के बाद इन्होंने पीएचडी कर ली हो या इंटर पॉलिटिकल साइंस कर लिया, तो पढ़े लिखे युवा हैं। तो मैंने प्रेरणा प्राप्त की और मैंने सोचा कि अपने चैनल में इनसे डिस्कस करूं और समझने का प्रयास करूं, क्योंकि जिस पार्टी से ये जुड़े हुए हैं उस पार्टी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। सुना है, चर्चा में है, उनके बातों को सुनता रहता हूं, लेकिन उनके क्या असल कैसे वो काम करते हैं उसके बारे में विस्तार से जानने की मेरी इच्छा थी। और जन स्वराज पार्टी से हैं, उनके प्रवक्ता हैं, ज्यादातर नेशनल डिबेट्स होती हैं उसके अंदर आते हैं। तो इसलिए आज मैंने अक्षर सोनांश को ये रिक्वेस्ट की है, जो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता इस उम्र में बन गए हैं। इसका मतलब यह है कि जरूर प्रशांत किशोर ने उनके अंदर कुछ देखा होगा। तो मैं स्वागत करता हूं अक्षत आपका इस डिबेट में। आशा है जो बहुत हमारी आपकी बात होगी वो हमारे श्रोता दर्शकों को अच्छा लगेगा और हमें समझने में आसानी होगी कि जन स्वराज पार्टी का क्या दृष्टिकोण है और प्रशांत जी का क्या दृष्टिकोण है। देखिए, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ज्यादातर समय मैं आपसे सुनने का प्रयास करूंगा। जो मेरे दिमाग में भ्रम है या जो मैं समझना चाहता हूं, जो रहस्य मैं सुलझाना चाहता हूं, पहले मैं ये मानता हूं कि देखिए, प्रशांत किशोर एक प्रबुद्ध व्यक्ति तो हैं, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये भी बहुत सही है कि वो एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। ये भी सही है कि बहुत सारे चुनाव उन्होंने लोगों को लड़वाए हैं, अलग अलग पार्टियों को लड़वाई हैं, टीएमसी को लड़वाया है, बीजेपी को लड़वाया है, यहां तक कि वो जेडीयू के उच्च पद पे भी बैठे हैं। अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और 3-4 महीने से बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और काफी सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में जो भ्रम है और जनता के दिमाग में जो भ्रम है, मैं आपसे समझना चाहता हूं और गुत्थियों को सुलझाना चाहता हूं। पहले मैं ये समझना चाहता हूं, जो उन्होंने देखिए नारे दिए हैं, जो उन्होंने कहा है कि वो करना चाहते हैं जन स्वराज पार्टी, ये बड़े अपीलिंग नारे हैं। पहला ये कि बिहार के बच्चों को, युवाओं को बाहर न जाना पड़े, शिक्षा का स्तर कुछ हो। और देखिए, मैं तो क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं जानता हूं बिहार के जो बच्चे हैं उनमें जो एक ज्ञान का अथाह भंडार है और अगर उन्हें अवसर मिले तो कोई भी सीमाएं प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का स्तर और ये जो पलायन है ये रुक जाए और बिहार के अंदर ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जो पिछले 20 साल से रुका हुआ है, कि वहां हजारों बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगे, लेकिन उसके लिए सुरक्षा कायम हो, ऐसी घटनाएं ना हो जो मोकामा के अंदर हुई और जैसे हॉस्पिटल के अंदर घुस के लोगों को मारा गया। क्योंकि सुरक्षा एक प्री रिक्विजिट है, जो मुझे लगता है आज के तारीख में। तो पहला प्रश्न मैं अक्षत आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जिन पदों पे रहे हैं, अलग पार्टियों में रहे हैं, वहां जाके अगर जेडीयू के अंदर वो ऐसा नहीं कर पाए कि कोई परिवर्तन कर पाए, जबकि ऊंचे पद पे रहे और बड़े बड़े लोग उनको सुना करते थे, तो ये जो आप अपील कर रहे हैं या जो कह रहे हैं कर पाएंगे, ये आप कैसे समझते हैं कि अब कैसे संभव होगा एक नई पार्टी के माध्यम से? और जो आप दिखा रहे हैं बच्चों को कि ऐसा होगा, ऐसा कैसे करेंगे? उसके लिए क्या एक्शन प्लान आपके पास है और क्या आपने सोचा है आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अखिल सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पे पब्लिक इंडिया के बुलाया और आज अपनी बातों को रखने का मौका दिया। और मुझे लगता है कि आपके मंच के जरिए एक बहुत बड़ा जो ये मिसनॉमर या लोगों में कंफ्यूजन है जन स्वराज पार्टी को लेके, जो कि बिहार के बाहर हैं, लेकिन वो समझने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक चीज दिख रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें जो वहां की सबसे बड़े दो दल हैं, उन्होंने लोगों को राजनीतिक बंधुआ मजदूरी में बांध कर रखा हुआ था।
और आरजेडी वाले जहां भाजपा का डर दिखाकर वोट ले लेते थे, वहीं भाजपा वाले आरजेडी के जंगल राज का डर दिखाकर लोगों से वोट ले लेते थे। इस बीच में जनता के लिए एक विकास का जो एजेंडा लेकर एक थर्ड ऑल्टरनेटिव बनने का काम प्रशांत किशोर जी ने किया है, जो लोगों को एक एक्चुअल ऑल्टरनेटिव देने का जो काम प्रशांत जी ने किया है, वो मैं नहीं बल्कि पूरे देश भर में, विश्व में सराहनीय है और काफी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, आपने पूछा कि आपने बताया कि प्रशांत किशोर जी पिछले 35-40 दिनों से काफी हाइप में। मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूंगा। प्रशांत किशोर जी ने जो ये बिहार बदलाव का मुहिम छेड़ी, ये पिछले 3.5 साल से उन्होंने इस पे प्रयास कर रहे हैं और पिछले 3.5 साल में उन्होंने 5,000 से ज्यादा गांव में पैदल चलकर वो नेता गया है, जन जन से जाकर उनकी समस्याओं को सुना है, समझा है, क्षेत्रों की समस्याओं को सुना है, समझा है। जल बहाव की समस्या है, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, कहीं पे सुखाड़ की समस्या है। तो इन समस्याओं को सुनकर 3 साल में पदयात्रा कर कर, मुझे याद नहीं है सर, आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आखिरी बार कब आपको याद है कि बिहार में इतना आमूल चूल परिवर्तन के लाने के लिए किसी नेता ने, सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, उसने इतना संघर्ष किया? मुझे नहीं याद है, मेरी लिमिटेड मेमोरी में। मुझे प्रशांत किशोर जी एक ऐसा वायबल ऑल्टरनेटिव दिख रहे हैं आज बिहार में, और जो केवल मतलब आप देखिए फ्लाइंग वादे नहीं कर रहे हैं, हॉलो क्लेम्स नहीं कर रहे हैं, वो बुनियादी बातों को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। वो ऐसे सुझाव दे रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल है। हम कुछ नहीं तो 5 काम जो हमारे हैं, वो तो जनता के बीच में हमने बहुत ही बुलंदी से रखे हैं। सबसे पहला कि विश्व स्तरीय शिक्षा 15 साल तक के बच्चों के लिए हम इंश्योर करेंगे। नेतरहाट के मॉडल के हम स्कूल हर जिला में बनाएंगे। उसके बाद हमने हमारे ही संघर्षों का ये परिणाम है कि जो बुजुर्ग हैं उनको जो वृद्धा पेंशन मिलती थी वो 400 रुपए मिलती थी। आप मानिएगा कि वो आप जो बिहार का वृद्ध है वो आपसे भीख नहीं मांग रहा है, वो अपना हिस्सा मांग रहा है जो राज्य की प्रगति में उसने अपनी जवानी में दिया है, और अब वो सहायता राशि मांग रहा है। उसको 400 रुपए था, हमारे प्रेशर से, हमारे विरोध से उसको 1100 किया गया, जिसको अभी भी हम कहते हैं कि हम उसे 2000 बना देंगे। इसी प्रकार से हम महिलाओं को 10-10 हजार रुपए चुनाव घोषित होने से 1 घंटे पहले नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि हमें समझ आता है कि रेवड़ी बांटने में और स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी को क्योर करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक हमें बुनियादी ढांचे को जो खड़ा करना होगा, उसके लिए हम कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सालाना 4% ब्याज पर हम उनको ऋण देंगे। हम किसानी मजबूत करने के लिए उन्हें सरकारी सुविधाओं के जरिए, सरकारी योजनाओं के जरिए मजदूरों को देंगे, किसानों को। तो हम ऐसी बातों को लेकर आ रहे हैं जो बिहार में जमीनी स्तर पे लोग परेशान हैं, जिससे हम शराबबंदी पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो शराबबंदी असल रूप में शराबबंदी है ही नहीं बिहार में। वो केवल कागज पर एक फर्जी फरमान है जो कि घूम रहा है, और जिसने जो एनडीए सरकार ने, उसने बिहार को, हम सुनते थे कि जंगल राज है बिहार में, वहां पर भू माफिया है। एनडीए की सरकार ने बिहार को एक नया माफिया गिफ्ट किया है जो कि है शराब माफिया, और ये इस फेल्ड शराबबंदी का ही नतीजा है कि ऐसे शराब माफिया पूरे बिहार में पनप रहे हैं। और उसकी चपेट में कौन आ रहा है? जो ये कहते हैं, लैंडसेट की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया है, रोड पे महिलाओं के साथ ऐसा कोई व्यवहार कम हो गया जो कि दुर्व्यवहार हो। अरे तो उसमें बिहार का युवा उसमें पिस रहा है। युवा आज वहां पर उनको बाइक दी जाती है, बच्चों को 18 साल से छोटे बच्चे अपने स्कूल के बस्ते में शराब को भर के अपने जहां पे डोर टू डोर डिलीवरी कर रहे हैं, होम डिलीवरी आपने शराब की करा दी, और आप कहते हैं कि बिहार में सब मंगल है, सब मंगल राज है, जंगल राज चला गया। तो यही बातें जो बिहार के एक वर्ग को बहुत जोर से खटक रही थी, और एक बिहार में एक बहुत बड़ा ही गैप क्रिएट हुआ था कि एक ऐसा विकल्प हो जो बदलाव की बात करे, एक ऐसा विकल्प हो जो बाहुबलियों के खिलाफ बात करे, एक ऐसा विकल्प हो जो बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में ले जाकर खड़ा करने का मुद्दा सबसे आगे रखे। ऐसे विकल्प की बिहार को जरूरत थी, और वो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने दिया है। अच्छा अक्षत, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं। असल में देखिए, जो बात आपने कही, मैं फाइनेंस का प्रोफेसर हूं बेसिकली, और ये आपके जवाब से एक चीज मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूं। देखिए, पिछले 11 साल के अंदर हुआ क्या है कि देश के अंदर केवल एक अच्छा काम हुआ है, केवल एक अच्छा काम हुआ है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स बन गई चमचमाती हुई, मेट्रो, ये वो, देखने से लगता है हम यूरोप और अमेरिका बन गए।
और उसके लिए जो हमारा 50 लाख करोड़ का ऋण था 2014 में बढ़ के 300 लाख करोड़ हो गया। अच्छा, जब आप लोन लेते हैं अक्षत, तो आपको उसको रिपे करना होता है, उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट करना होता है। अच्छा, अब आप ये सोचिए, जब रुपया आपका 62 रुपए से 88 रुपए हो गया और आपके विदेशी ऋण इतने ज्यादा बढ़ गए और आपकी जीडीपी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में 7.1% का एवरेज था, पिछले 11 साल से घट के वो 6.5% हो गया। Exactly. इसका मतलब आपके लोन बढ़ गए और आपकी इनकम कम हो गई। इसका माने आप डेट ट्रैप में हैं। देखिए, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं और आपकी टिप्पणी उसमें चाहता हूं। देखिए, असल में हमारे देश की जो सबसे बड़ी शक्ति थी, वो थी हमारी परचेजिंग पावर, इमर्जिंग मिडिल क्लास। देखिए, हमारे देश के अंदर अगर 20% भी मिडिल क्लास है तो 28 करोड़ लोग हैं, और 28 करोड़ 25 करोड़ लोग किसी भी विश्व के किसी भी देश की जनसंख्या से ज्यादा हैं। और यही हमारा एक अट्रैक्टिवनेस था। पूरा विश्व हमको सोचता था ये हमारे माल को खरीदेंगे। पिछले 11 साल के अंदर आपने बड़े बड़े पूंजीपति तो बना दिए, ज्यादातर लोगों को मिडिल क्लास से बिलो पॉवर्टी लाइन में ढकेल दिया, तो हमारी परचेजिंग पावर खत्म हो गई। इसीलिए तो जो असली मुद्दा है, देखिए, ऋण देना, मैं किसी चीज का निदान इसलिए नहीं मानता भी 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिए गए वो ऋण है, अनुदान नहीं है। इसका मतलब वो पैसे वापस लिए जाएंगे, चाहे वो ब्याज रहित है। अगर आप ऋण 4% पे दे भी देंगे, इसका मतलब ये है जो जमा करता है बैंक का, जैसे हम हैं, आज हम 2-4% का हमको इंटरेस्ट मिलता था सेविंग्स रेट पे, आज 2% का मिलता है। हमारे एफडी रेट्स कम होते चले जा रहे हैं। इसका माने जो बुढ़ों को आप पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो हमारे फिक्स डिपॉजिट में हमारा घर का खर्चा चलता था, आज वो इनकम आधी हो गई है। हमारे सीनियर सिटीजन के जो वो खत्म हो गए। तो डिमांड जिसको आपको टच करना है वो है लोगों की डिमांड। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार के अंदर हो गया होता, हमारे बिहार के बच्चों को गुजरात में जाके 15,000 की नौकरी न करनी पड़ती, 12,000 की नौकरी अगर वो बिहार में अपने घर में करता, अपने माँ बाप के साथ रहता, माँ बाप की सेवा भी करता और बिहार में खुश भी रहता, वो नहीं हुआ। तो डिमांड साइड पे, क्योंकि ऋण देना, मैं किसी चीज को, क्योंकि ऋण में लेना नहीं चाहता, आप भी नहीं लेना चाहेंगे। कोई आपसे कहे 1 करोड़ का ले लो, तो आप कहेंगे यार लोन लेके जब तक मैं इंटरेस्ट से ज्यादा कमाऊंगा नहीं तो मुझे फायदा क्या है। तो ये इश्यू जो डिमांड का हमारे देश में सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है, इसका निदान आपके पास जन सुरक्षा पार्टी के पास क्या है? जन स्वराज, माफ कीजिए। हाँ, जी, जन स्वराज। देखिए, हमारा ये मानना है बिल्कुल, जो परचेजिंग पर कैपिटा इनकम जिस राज्य में 50,000 के आसपास हो, अगर एवरेज हम देखें, और कई जगहों पे तो इससे भी बहुत ज़्यादा कम है, तो पटना और ऐसे औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी इंडस्ट्री बचा है, जो भी वहाँ पे मैं डेवलपमेंट मांगूंगा, उसकी वजह से थोड़ा वो भी एवरेज एक आपको ठीक दिखता है। बट जो प्रॉब्लम, जो आपने परचेजिंग पावर की प्रॉब्लम सबसे बड़ी बोली, वो परचेजिंग पावर इसलिए घट गया है क्योंकि बिहार का सीडी रेशो बहुत कम है। बिहार का सीडी रेशो अराउंड, मुझे लगता है अगर मैं देखूं तो 50 या 40 के आसपास है, जिसका ये मतलब है कि अगर सरकार, सॉरी माफ कीजिए, यदि वो जो बैंक्स हैं वो लोगों का पैसा जब ले रहे हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा बिहार में नहीं स्पेंड कर रहे हैं, लोगों को लोन के फॉर्म में, इंडस्ट्री सेटअप करने के फॉर्म में उनको नहीं लौटा रहे हैं। वही लड़का जो बिहार में अगर घर बनाने के लिए लोन लेगा, बिहार का सीडी रेशो 56% के आसपास है, उसके पुअर होने के कारण उसको वहां नहीं मिलेगा। लेकिन उसको, वही लड़के को अगर नोएडा, गुड़गांव जैसे क्षेत्रों में आ जाए तो उसको होम लोन भी मिलेगा, कार लोन भी मिलेगा। तो ये जो बैंक खुद ये बात कहते हैं कि अधिक उन पे इंटरनल प्रेशर्स होते हैं, उन पे ऊपर से प्रेशर है, और जिसकी वजह से वो उस राज्य में जो पैसा उन्हीं लोगों का है। आप छोड़ दीजिए, मैं आपने बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, बिल्कुल सही, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो छोड़िए, जो कि चीनी मिल एग्जिस्टिंग थी, जो कि उद्योग एग्जिस्टिंग थे, उनको साफ सुथरा करके खत्म कर दिया गया। और इस, मैं मानता हूं, एक साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि अगर जब आप सुनते हैं प्रधानमंत्री को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि गुजरात में हम सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाएंगे, वहां इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो उसके लिए आपको मजदूर तो गुजराती मिलेगा नहीं, क्योंकि गुजराती तो अपना माल कमाने में व्यस्त है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसी लेबर वर्क फोर्स जिसको आपने दबा के रखा है, जिसको प्रताड़ित करके रखा है, जिसके पैसे को आप खुद ही उसको नहीं लौटा रहे हैं, दूसरे राज्य में जाके उसको अपना पैसा लेकर अपने उन्नति का काम करना पड़ रहा है। तो एक साजिश के तहत बिहार को उसका फेयर शेयर नहीं मिल रहा है, और वहां के युवाओं को केवल लेबर ट्रेन, मतलब बताइए, जब बड़े बड़े वादे होते हैं इधर से उधर, तो बिहार के लिए बड़ी बड़ी ट्रेनें निकलती हैं, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, नमो भारत एक्सप्रेस, और लोग खुश हैं। मैं देख के शॉक्ड हूं एज ए युवा कि भाई इसमें खुशी की क्या बात है।
आपको आपके माता पिता से दूर कर दिया जा रहा है और 10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए आपको खटना पड़ रहा है दूसरे राज्यों में जाके। और इसकी अच्छा, ये भी अक्सर अगर बहुत एक ज्यादा चीज नहीं है तो। अक्सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, ये मेरा विचार है, आप जी स्पोक्स पर्सन हैं, अगर जितना चाहें उतना उचित उतना जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं ये मानता था कि देखिए, जो नेता है उसको निडर होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये आदमी जो है जोखिम उठा सकता है। जैसे जब तक जी राहुल गांधी जोखिम नहीं उठाते थे, जब तक वो फेस नहीं करते थे, छुट्टी पे चले जाते थे, प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर देते थे, लोग उनको अलग तरह से परसीव करते थे। लेकिन जब वो देख रहे हैं कि जनता के बीच में जा रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर आपके जा रहे हैं, जब वो देखते हैं कि खड़े हुए हैं सीना तान के, तो हमारे देश की जनता ऐसे लोगों को पसंद करती है जो दिखाते हैं कि हम फेस कर सकते हैं और तुम डरो मत, वी विल सेव यू। देखिए, मेरे को जो मैसेज मिला है, आई डोंट नो वेदर यू वुड एग्री दैट, और मोस्ट प्रोबेबली आप उससे एग्री भी नहीं करेंगे। जब प्रशांत किशोर ने ये कहा कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, अच्छा मैसेज गया इसका। जैसे अरविंद केजरीवाल भी काशी से जाके, वो दूसरी बात है कि हार गए, लेकिन जीवटता दिखाई प्रशांत की। और ये भी बात बिल्कुल सही है जो अब जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि साहब हमको इतनी सीटें देखनी हैं, सारी सीटों में जाना है, हम एक जगह कंसंट्रेट हो जाते। लेकिन या तो आप राघोपुर का मैसेज न देते, राघोपुर न जाते, पल्स को रीड करने का प्रयास न करते। लेकिन एक बार जब आपने दिखा दिया था कि हम राघोपुर में जाके तेजस्वी यादव का विरोध करेंगे और लड़ेंगे, हारते या जीतता वो अलग मुद्दा है, लेकिन वहां से विड्रॉ करने से गलत सिग्नल गया है मेरे ख्याल से। आप इसमें क्या सोचते हैं? देखिए, राजनीति इज नॉट मेरली अ गेम अबाउट ऑफ परसेप्शंस एंड नरेटिव्स। इसमें अधिकांश रूप में प्रशांत किशोर जी का अगर कोई भी उनका भाषण सुनेगा या समझेगा तो उन्होंने ये बोला था कि कोई भी व्यक्ति दो ही जगह से चुनाव लड़ता है यूजुअली, या तो अपनी कर्मभूमि से या तो जन्मभूमि से। राघोपुर ना उनकी करघर जो उनकी जन्मभूमि है, वो वहां से पॉसिबली अगर लड़ते हैं। जो ये अगर वाला एलिमेंट मीडिया ने इसको बहुत कन्वीनियंटली वाइप ऑफ कर दिया ताकि टीआरपी बटोर सके। सबसे पहली बात उन्होंने बोला था कि हमारी पार्टी में यदि ये माना जाए, सब एग्री करें, तब वो ये दो पॉसिबली क्षेत्रों से शायद वहां पर जाके देख सकते हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो ये चाहते हैं। देखिए, वो आज किसको, आप हमारी अगर सूची देखेंगे कैंडिडेट्स की, तो उसमें आपको समझ आएगा कि कौन लड़ रहे हैं। बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं, ऐसे लोग हैं, केसी सिन्हा जैसे बिहार के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, उसमें बड़े बड़े रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरे श्रद्धा से बिहार के लिए दिया और आज लौट कर आए हैं और इस माध्यम से भी लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बड़े वकील हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं। तो वो उन लोगों को लड़ाने में, उन लोगों को सपोर्ट करने में जो उस धन बल का प्रयोग हो रहा है, वो हम उसमें उन लोगों को मजबूत करने के कर रहे हैं। क्योंकि वो कौन है? वो प्रशांत किशोर जी का ही रिफ्लेक्शन है हर सीट पर। अब आप देखिए, तेजस्वी यादव कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं जो इनको इतनी लोग, मतलब मुझे लगता है कि तवज्जो दे रहे हैं। सम्राट चौधरी के खिलाफ हमने वहीं के सबसे जो काबिल पीडियाट्रिस्ट हैं उनको हमने मौका दिया है, डबल एमडी हैं, वैसे लोग को हम लड़ा रहे हैं। तो जो हमारा इंटेंट है वो देखने की ज्यादा जरूरत है रादर देन मीडिया के भाषण। क्योंकि मीडिया में क्या है, वो बहुत अच्छी बात प्रशांत जी कहते हैं कि अगर रिंग में जब मुक्काबाजी होती है तो आपस में जो खिलाड़ी हैं वही पिटाते हैं एक दूसरे में। जनता जो आसपास बैठी है वो तो बैठ के मजा लेती है, ताली बजाती है, वो तो कहती है और मारो। तो इस द्वंद में प्रशांत किशोर जी फंस गए हैं और ये आरोप प्रत्यारोपों के बीच में यही बात को बार बार दोहराया जा अच्छा, रहा है अक्षत, कि। एक चीज आप और कृपा करके बताइएगा। देखिए, जो जी मोकामा के अंदर घटना घटी, हम तो बाहर बैठे हुए हैं, हमें लगता है जो मोकामा के अंदर दो बाहुबलियों के बीच की टक्कर है। आपने एक ऐसे व्यक्ति को, एक युवा को टिकट दिया है जो धानुक जात का है, और उसने वहां, उसकी अच्छी खासी संख्या है, और वो धानुक जो है नॉर्मली एनडीए को वोट करते हैं, इसमें भी कहीं डाउट नहीं। जो आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे पत्रकार उनका जो साक्षात्कार कर रहे हैं, देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है कि एक प्रकार से इलेक्शन के 10 दिन पहले इस प्रकार की दुर्दांत घटना बिहार के बारे में पूरे वर्ल्ड को एक गलत मैसेज दे रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन लोग ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपका प्रत्याशी जब जो यादव जी थे उनके साथ गाड़ी में थे और वहां से निकल के वो संघर्ष करने गए और मार दिए गए, तो वो फेसबुक लाइव क्यों कर रहे थे? ये मैं देखा, कई वीडियोस उनकी देखी। तो एक जो नॉर्मल वो होता है कि जो चाचा आपके लिए संघर्ष कर रहा है, जो आपको इलेक्शन लड़ा रहा है और आपका सबसे बड़ा सलाहकार है और सहायता आपकी कर रहा है, अगर वो पता चल रहा है उसमें गोलियां चल रही है, मर रही हैं, तो आप वहां मदद करने अपने बाउंसर्स के साथ क्यों नहीं पहुंचे? एक प्रश्न जनता के दिमाग में है। इसका आप क्या क्या समझते हैं? अगर आप मतलब जानते हो तो बताएं, नहीं तो यू कैन स्किप ऑफ।
नहीं नहीं, डेफिनेटली आई विल नॉट स्किप, आई विल टेल यू। देखिए, इसको जो एक ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, सबको एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए ही सजा मिलती है, और एक वकील के तौर पे भी मैं इसका समर्थन करूंगा। लेकिन जो बात समझने की आज आपके प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमरा चुकी है, और उसके बीच आप सोचते हैं, शायद आप जनता के मन में एक सवाल रहता है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर तो सच में चरमरा गया है। क्योंकि अगर आप पिछले ही कुछ दिनों की मतलब अगर घटनाओं को देखेंगे तो भागलपुर में एक रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर को मार दिया गया, गया जी में बीजेपी के ही कुछ स्थानीय लीडर को युवक को हत्या कर दी गई, सहरसा में एक किसान का गला काट कर ले गए। मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ बारबेरिक सोसाइटी आर वी लिविंग इन? जब ये लोग पूछते हैं तो वो दोनों पार्टियों की तरफ देखते हैं, और इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। दोनों पार्टियों को जब देखते हैं तो दोनों पार्टियां खुद में जो दो बड़े दल हैं, एनडीए और महागठबंधन, और उनके प्रत्याशियों की सूची का आप जब आकलन करते हैं तो ये सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके निकल के आता है कि भाई दोनों ने ही बाहुबलियों के हाथों में कमान थमा दी है। और कमान किस लिए थमाई है? एक बदलाव की। और वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि ये विकसित भारत का एजेंडा लेकर मैं आया हूं, मैं नए नए यहां पर आपके पार्क खोलूंगा, जो मैन्युफैक्चरिंग पार्क होंगे, आईटी पार्क होंगे। अरे आप जब, जो गांधीयन मॉडल कहता है कि जब तक आप पीस को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे प्रोस्पेरिटी आ ही नहीं सकती है, तो जब आप राज्य में पीस की व्यवस्था एस्टैब्लिश करने का आपका कोई कदम नहीं दिख रहा है, आप बाहुबलियों को टिकट दिए जा रहे हैं दोनों दल। और जंगल राज को ये लोग कोसते हैं, बोलते हैं कि जंगल राज था, बिल्कुल था, लेकिन खुद का भी तो थोड़ा एक आंकलन कर लें। आज बिहार हत्याओं में दूसरे नंबर पर है, इकोनॉमिक क्राइम्स में छठे नंबर पे है, और साइबर क्राइम में 7वें नंबर पे है। मतलब क्राइम ही, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं केवल गड़बड़ाया हुआ है, पूरा प्रदेश इस कुव्यवस्था से प्रताड़ित है। और अच्छा, इस बीच एक एक जी, एक एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जो मेरा प्रिय विषय है। देखिए, मैं एक अध्यापक रहा हूं, मेरे पिताजी भी एक अध्यापक थे, और मेरे को अध्यापक बनने का इसलिए प्रेरणा मिली कि मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे, तो मैं उनकी इज्जत देखा करता था। इतनी ज्यादा इज्जत थी जो कि आईएएस ऑफिसर्स की नहीं होती थी, सिविल सर्वेंट्स की नहीं होती थी, जो प्रोफेसर्स की होती थी, जो मैंने अपने बचपन में देखा। तो मैंने अध्यापन ज्वाइन किया। देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूं, प्रशांत किशोर जी भी शायद इससे अवगत होंगे, आप भी अवगत होंगे, आज जो अवनति का कारण है शिक्षा के स्तर का। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनते हैं वो बिल्डिंग से नहीं बनते, वो एयर कंडीशनिंग से नहीं बनते, वो बनते हैं टीचर से। और टीचर्स, हमारे जमाने के जो टीचर्स होते थे, हमने जिनसे शिक्षा प्राप्त की, वो बच्चों को अपने पिता की तरह, बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, और बच्चे भी इसीलिए उनको प्यार करते थे और उनकी इज्जत थी। आज के तारीख में असल में जो सबसे बड़ी समस्या, एक तो देखिए तनख्वाह नहीं है टीचर्स की। टीचिंग जॉब वो ज्वाइन करना चाहता है जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती। तो मैं अपनी क्लास में एमबीए पढ़ाता था, तो मैं पूछता था कौन टीचर बनना चाहता है, एक भी बच्चा हाथ नहीं उठाता था, इसलिए कि आज के तारीख में उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। आप तो जानते हैं, विदेश में पढ़े भी हैं, विदेश के अंदर टीचर्स आर ट्रीटेड ए डिफरेंट कैटेगरी, द सोसाइटी गिव्स देम सो मच ऑफ रिगार्ड। तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आईएम का प्रोफेसर 2 लाख रुपए महीने कमाता है और उसका पढ़ाया हुआ बच्चा पहली नौकरी 10 लाख रुपए महीने की पाता है, वो टीचर ही बना रहना चाहता है, क्योंकि वो समझता है वो देश को बना रहा है। तो बिहार में अगर शिक्षा के स्तर को सुधारना है, तो शिक्षक की जो ये स्थिति, दयनीय स्थिति जिसको मैं आज कॉल करूंगा, अगर है, तो इसके बारे में आपकी पार्टी का और प्रशांत किशोर जी का क्या विचार है? बहुत बहुत मतलब मुझे लगता है सबसे रेलेवेंट सवाल यही है आज, जो बिहार की जनता को पूछना चाहिए, और पूछ भी रही है बहुत हद तक, जो आपने बताया। आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि बिहार में लर्निंग गैप का जब एनालिसिस किया गया, तो दूसरी कक्षा के 80% बच्चे तीसरी कक्षा का अरिथमेटिक नहीं पढ़ पा रहे, लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे। और बिल्डिंग्स की जहां तक बात रहे, आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चरली भी नहीं बनाया है। अगर आप कह देना कि बिल्डिंग्स बनाने से भी शायद पढ़ाई नहीं होती है, बिल्डिंग्स तक नहीं है। अधिकांश जो बालिकाएं हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो महिला शिक्षक हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिशियंसी है एजुकेशन में, एजुकेशनल जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो चुकी है।
तो ऐसी स्थिति में आप और मैं हम यहाँ बैठ के सोचें कि कोई बच्चा जो हमारे बराबर पढ़ा लिखा हो वो ऐसी जगह जाके क्या पढ़ाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा उस शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, तभी अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे। आईआईएम में अगर 2 लाख रुपए टीचर को मिल रहे हैं तो 10 लाख वाला जब बच्चा जा रहा है तो उसको और बढ़िया व्यवस्था मिल रही है। बट क्या आज बिहार में अगर बच्चा आज यहां से दिल्ली से पढ़ाई करके जाए तो क्या उसको वो व्यवस्था मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। और इसी के खिलाफ ये लड़ाई है, इसी के खिलाफ प्रशांत जी ये कहते हैं कि हम नेतरहाट के इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स बिहार में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ताकि वहां पे न्यूट्रिशन पे बात हो, बच्चों को केवल खिचड़ी के नाम पर स्कूल बुलाकर उन्हें भेज वापस ना दिया जाए, उनको मिड डे मील, उनको ब्रेकफास्ट उनका इंश्योर किया। आज भाजपा के मैनिफेस्टो में है कि हम ब्रेकफास्ट देंगे, लंच देंगे। अरे वो कोई होटल थोड़ी है जो आप इतनी सुविधाएं वहां पे दे रहे हैं। आप शिक्षा दे दीजिए, खाना पीना तो न्यूट्रिशन तो आप ऑलरेडी आपका इतना चरमराया हुआ है कि वहां पर लोग पैसे की धांधली करके आधा खिलाते हैं, आधा अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो वैसे अगर आप चाहेंगे और छोड़ देंगे उन्हीं लोगों पे कि शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिशियंसी भी दूर हो जाए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी ठीक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें लर्निंग गैप्स को एनालाइज करना पड़ेगा। बिहार में सबसे ज्यादा पीछे हवा उड़ी कि सबसे ज्यादा इनरोलमेंट हुआ, 80 या 90% के आसपास इनरोलमेंट था। बट ऐसे इनरोलमेंट मुझे लगता है हॉलो क्लेम्स है। अगर बच्चे को आपने बस इनरोल कर दिया और पढ़ाया नहीं, 12 बजे के बाद खिला के वापस भेज दिया, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम आर वी क्रिएटिंग? वेयर आर वी अच्छा टेकिंग द अक्षत, यूथ? एक चीज मेरे दिमाग में और आई है, मैं आपसे और पूछ लूं। जी देखिए, मैंने अपने जीवन में 30 साल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो टीचर्स वॉलंटरी करना चाहें, वॉलंटरीली करना चाहें विदाउट एनी कंपेंसेशन, वो एज ए एंटरप्रेन्योरशिप टीचर कर लें। हम उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स में ले जाएंगे, बच्चों को बताएंगे एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 2 पन्ने का फॉर्म था, मैंने पूरा भरना शुरू कर दिया। जब लास्ट मैंने पूरा मेहनत करके 10 मिनट के अंदर फॉर्म भर दिया, आखिरी कॉलम था व्हाट इज योर एज। आई सेड आई एम 72। कहने लगे यू आर नॉट एलिजिबल, ओनली पीपल हु आर अबव लेस देन 35 इयर्स आर एलिजिबल। तो मैंने ये सोचा दिमाग में कि देखिए, हमें तो बुद्धि आई है, उम्र होने, आप लोगों को तो जल्दी आ गई, हमें तो बहुत उम्र हुई तब हमें अकल आई। 32 साल की 35 साल की उम्र में तो हमें पता ही नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। तो जब आदमी को ज्ञान आया, संज्ञान आया, तब उसको आपने अनएलिजिबल कर लिया। तो प्रशांत किशोर जी अगर कहीं डिसाइडिंग फैक्टर में हो, तो हम जैसे लोग जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल घर बिठा दिए जाते हैं, टैलेंट भरा हुआ है 60 साल के ऊपर के लोगों का, और वो पैसा भी नहीं चाहते। ये भी कोई सोचे कि हम लोग इसलिए कि हमें कोई अनुदान मिल जाए या पैसा मिल जाए, वी डोंट नीड एनी, अपनी जेब से नहीं खर्च करेंगे, हमें पहुंचा दीजिए वहां पे। हम 2 घंटे बच्चों की क्लास लेंगे, बैंकिंग वाले बैंकिंग पढ़ाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट से बच्चों को ज्ञान देंगे। 11वीं के बच्चे इतने ज्यादा प्रबुद्ध हो जाएंगे कि देश का भविष्य। तो अगर इस पे अगर आप कुछ बोलना चाहें, प्रशांत किशोर तक ये बात पहुंचा दीजिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत ये सर मुझे लगता है जो देश अपने मैं बोलूंगा बुजुर्ग नहीं, मुझे लगता है एवरीवन इज यंग एट एवरी पर्टिकुलर एज। जो देश अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके युवाओं को पॉलिश कर लेता है, युवाओं को कंडीशन कर लेता है, वो देश आगे बढ़ने से उस देश को कोई नहीं रोक सकता है। प्रशांत किशोर जी का भी यही भाव है और उन्होंने ये कई बारी बात बोली है कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए टैलेंटेड लोगों की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। और मुझे लगता है कि हमें, और ये बहुत अच्छा सुझाव भी है, मैं बिल्कुल शेयर करूंगा जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनके साथ, अगर हम लोग आपके जैसे टीचर्स जो और आपके जैसे इच्छुक लोग हैं जो चाहते हैं, क्योंकि बिहार आज उस विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया है और ये जिम्मेदारी हर भारतीय की है, केवल बिहारियों तक सीमित नहीं है, कि हर भारतीय की है कि उसको हाथ पकड़ के उसको बीमारू राज्य से उसको खड़ा करके उसी उतना ही प्रबुद्ध बनाया जितना वो पहले था। बिहार बुद्ध की धरती है, बिहार ज्ञान की धरती है, ये गुंडों और बाहुबलियों की धरती नहीं है जिसको जो आज उसको बना दिया है। बिल्कुल अगर आपके जैसे तजुर्बे वाले युवक और हमारे साथ जुड़ेंगे तो बिहार का विकास निश्चित है। और प्रशांत किशोर जी भी अच्छा इसी अक्षत, स्कोप पे है। मैं सुखद कामना करता हूं 14 नवंबर को जो रिजल्ट आए, क्योंकि बिहार के बारे में मेरे विचार जो हैं बड़े अच्छे हैं, और बिहारियों को मैं बहुत प्रणाम करता हूं जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उगते सूर्य को भी देते हैं और डूबते सूर्य को भी देते हैं। एक अलग प्रकार के प्रबुद्ध लोग हैं। आपके उज्जवल भविष्य की और आपके बिहार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे ये संवाद बहुत अच्छा लगा और देखता हूं लोग इसको कैसे अप्रिशिएट करते हैं, क्या कमेंट देते हैं, उसका अध्ययन करेंगे और इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे आपसे वार्ता करके बड़ा आनंद आया। आई एम वेरी हैप्पी। गॉड द ब्लेस। फीलिंग इज म्यूचुअल सर, द फीलिंग इज म्यूचुअल। प्रणाम, धन्यवाद।